हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। जैसा कि आपने हेडिंग पढ़ ली है, ग्राफ पढ़ने वाले हैं। एस टी ग्राफ, बी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ। एस टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जेई मेंस की बात करें, चाहे नीट की बात करें या फिर एडवांस की बात करें, सभी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके आते हैं। और इसको समझना बेसिकली, ये चैप्टर ना यहीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे भी जो भी हम ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, वो उसका बेस है ये, एक तरह से। तो फिर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है। ग्राफ के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है ना, सारी चीजें, सारी तो नहीं लेकिन लगभग जितनी काम की चीजें हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जितनी हमारे काम की आ सकती हैं, बेसिक वगैरह जो है ना, वो सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। तब भी छोटी सी बातें हैं, एक दो बातें हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि स्लोप वगैरह की बातें बताई थी। जब स्लोप मैंने आपको पढ़ाया था तब ग्राफ के बारे में बताया था कि नहीं? चलो ठीक है, देखो इधर। स्लोप समझो क्या होता है। एक ग्राफ जिसके पास एक एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है। ठीक है। और वहां पे हम रैंडमली कुछ भी बना देते हैं। मान लो इस तरह से मैंने कुछ भी बना दिया, ये एक लाइन डाल दी। ठीक। इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप क्या होगी? ये एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही तो इसकी स्लोप है। यानी कि जो ये एक्स एक्सेस है, इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे इसका स्लोप पता करना है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का स्लोप पता करना है। इस पॉइंट पे कितना स्लोप है, इस पॉइंट, ये पॉइंट पे कितना ढलान है, यानी कि कितना झुका हुआ है। ठीक है। तो इस पे अगर मुझे पता करना है, तो एक्स एक्सेस के अलोंग मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन डाली। यहाँ पे चेक किया कि हाँ चलो ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है, तो देखो भाई ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये आपस में पैरेलल है। इस पॉइंट पे पता करना है, तो इस पॉइंट पे भी हम पता कर सकते हैं 30 डिग्री। ठीक। या फिर थीटा थीटा मान लो। तो अगर हम इसके स्लोप की बात करें, तो स्लोप क्या निकल के आएगा भाई? अगर स्लोप की बात करें तो फिर स्लोप निकल के आएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री। बताओ भाई। ठीक। और अगर हम ज्यादा डीपली बात करें कि स्लोप क्या होता है, तो स्लोप बेसिकली होता है आपका dy ओवर dx। स्मॉल चेंज इन y एक्सिस अपॉन स्मॉल चेंज इन x। ठीक। यही तो होता है। अब जैसे कि अगर मान लो कोई बड़ा ट्राइंगल, हम जैसे कि यहाँ पे, आप चाहो तो इस तरह से ले लो, एक बड़ा ट्राइंगल ले लो। हमें इस पॉइंट पे पता करना था। अब मान लो हम पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप पता करें। अब हालांकि है तो हर जगह पे कांस्टेंट ही ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्लोप सेम है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि चलो मैंने इसको मान लिया बाई डैश, इसको मान लिया मैंने एक्स डैश। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बाई डैश, और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जरा मुझे बता दो भाई, tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? इसके लिए tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? स्लोप की बात करें तो इज इक्वल टू tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? बाई डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एक्स डैश। कोई दिक्कत? अब समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है ये dy ओवर dx। मैंने क्यों बताया? dy ओवर dx उस केस में काम आता है, जैसे कि मान लो आपके पास ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि हर जगह पे अगर आप देखो ध्यान से, इस पे ढलान एक जैसा था। पूरे ग्राफ पे ढलान एक जैसा था। ढलान का मतलब समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो भाई, ढलान थोड़ा कम है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करो, यहाँ से आपने कोई गाड़ी ली और गाड़ी को धक्का देना स्टार्ट किया इस जगह से, तो आप महसूस करोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है। क्योंकि ढलान बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, आपको सेम फोर्स लगाते हुए जाना है ऊपर। ठीक। इसकी बात करें तो यहाँ पे होगे तो फिर यहाँ पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ऊपर आगे जाओगे तो ज्यादा फोर्स, उसके बाद और आगे जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो और ज्यादा फोर्स। और एक टाइम के बाद यहाँ पे तो आप चढ़ ही नहीं पाओगे, स्लिप करने लगोगे नीचे की तरफ। यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ढलान बढ़ता चला जा रहा है। हर पॉइंट पे ढलान
बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है। या फिर हम ऐसा ग्राफ बना दें, मान लो इस तरह से ग्राफ बना दें, तो यहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स कम फील करने लगोगे, है ना। तो इस तरह से, समझे कि नहीं समझे। अगर मुझे इसका स्लोप पता करना है तो इसका स्लोप हम कैसे पता करते हैं, कि जैसे कि मान लो इस पॉइंट पे मुझे स्लोप पता करना है, तो यहां से मैं एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। क्या ड्रॉ करता हूं? टेंजेंट लाइन, जो इससे टच करती हुई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं, जो इससे टच करती हुई जाती है, और उसका एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ होता है, उसी को हम कह देते हैं कि वही टेन थीटा, वही हमारा स्लोप के बराबर है। ठीक, ये थीटा एंगल है, इससे टच कर रहा है, इसको मैंने कह दिया यही हमारा स्लोप है। ठीक है, टेन थीटा। और इसी को कहते हैं बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर है। ठीक, अब जैसे कि मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो डी वाई ओवर डी एक्स बेसिकली आपका वेलोसिटी हो जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका एक्सीलेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी बात करें तो फिर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्लोप धीरे धीरे, यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा था। यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से आप देखो, यहाँ से आपने एक पॉइंट लिया और वहां से ऐसी इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो स्लोप ये रहा। उसके बाद आपने यहाँ से पॉइंट लिया, टेंजेंट आपने इस तरह से ड्रॉ कर दी, स्लोप ये रहा। अब ये बताओ, ये वाला एंगल बड़ा है, थीटा एंगल बड़ा है कि बीटा एंगल बड़ा है? यहाँ पे आपका थीटा एंगल बीटा एंगल से बड़ा होगा, हाँ कि ना। अब जैसे कि मान लो ये आपने एक स्लोप लिया, ये एंगल थीटा है, एक आपने यहाँ पे लिया, ये एंगल बीटा है, तो यहाँ पे बता दो भाई, बीटा एंगल थीटा एंगल से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि स्लोप आपकी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, बात को समझ गए। यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रही है, लिख देता हूँ स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, आगे चल के बात काफी काम आएगी आपकी ये। ठीक है, स्लोप डिक्रीजिंग। पर इसकी बात करें, ये कैसा ग्राफ है, तो ये आपका स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे स्लोप आपकी क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रही, स्लोप कांस्टेंट है। इस तरह से ग्राफ बनाए तो स्लोप इंक्रीजिंग है, इस तरह से ग्राफ बनाए तो स्लोप डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये बातें समझ गए? अगर समझ गए तो भाई नोट कर लो इसे। अब आता है सबसे पहला केस, जिसमें हम लोग बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पहला केस क्या लिखा हुआ था, या तो पोजीशन मान लो, ठीक, या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसे हम लोग एस टी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट के तीन कंडीशन होते हैं, तीन नहीं, या फिर यूं कहूं चार कंडीशन। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करेगा, ठीक, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या फिर वो यूनिफॉर्म एक्सीलेशन के साथ मतलब मोशन में होगा, या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन के साथ मूव करेगा। ठीक है, ये चार कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम लोग सबसे पहली बात करते हैं, कि मान लो सबसे पहला केस, बॉडी एट रेस्ट। देखो, ये तब भी हम थ्योरी कर रहे हैं अभी, ठीक है। थ्योरी जब कवर हो जाएगी उसके बाद जब मजा आता है ना, वो सवालों पे आता है, तो बस समझते चलिए, इसमें भी मजा आएगा। अभी अभी देखो मजा आना स्टार्ट हो गया। बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, और पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है यानी कि एक्स एक्सेस को तो आपको टी मान के चलना है,
और इसे आपको x मान के चलना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को आपको रेस्ट पे रखना है, यानी कि 0 रखना है, यानी कि स्लोप इस तरह से कुछ यहाँ पे बनाओगे, इसका स्लोप जो है वो 0 हो जाए। स्लोप का वैल्यू निकल के आए, वो 0 निकल के आए। और स्लोप का वैल्यू 0 कब निकल के आता है? जब थीटा आपका 0 डिग्री हो जाता है, तब टेन थीटा आपका क्या होता है? 0। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 0 कब होगा? जब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बने। अब इसका एंगल बताओ भाई, एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है? ये ग्राफ का एंगल जो है कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ? इसके साथ बताओ भाई, इसका एंगल कितना है? और आप सही से देखो तो ये टाइम है। टाइम आगे चलता चला जा रहा है, और ये मान लो 2 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, 2 मीटर पे, ठीक है। 2 मीटर पे टाइम के साथ साथ टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ ये ग्राफ किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अब कोई भी जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसकी दो साइड्स होती है, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये ग्राफ आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट वाला दायरा, इस दायरे में ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? टाइम के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब एक ही जगह पे, जैसे मैं मान लो यहाँ खड़ा हूं, ठीक। अभी लेक्चर चल रहा है, उसका टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन मैं अपनी रेस्ट पोजीशन पे हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो ये सेम कंडीशन 2 मीटर पे, हमने 1 सेकंड पे चेक किया, 1 सेकंड पे चेक किया तब भी 2 मीटर पे थे, 2 सेकंड पे चेक किया तब भी 2 मीटर पे, 3 सेकंड पे था तब भी मैंने चेक किया तो 2 मीटर पे। यानी कि मैं हर टाइम पे चेक कर रहा हूँ, हर टाइम पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ रहा है, सेम पोजीशन सेम निकल के आ रही है। तो ये कंडीशन हो जाती है आपकी रेस्ट की। ठीक। ठीक। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं भाई, कंडीशन नंबर 2, बॉडी इन बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके लिए सबसे पहले पीछे की चीजें थोड़ी याद करो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक। इक्वल डिस्टेंसेस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस कहूं या फिर डिस्प्लेसमेंट कहूं, इन इक्वल इंटरवल। हाँ, वेलोसिटी है तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर स्पीड की बात करता तो फिर यहाँ पे चीजें बदल जाती। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ग्राफ जो एकदम बढ़िया से एकदम आज आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ग्राफ में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके कई सारे केसेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद सवालों पे जाएंगे। तो ग्राफ में कुछ भी छूटेगा नहीं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। इसकी बात करें, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये x है, ये t है। देखो dx ओवर dt, dx ओवर dt, इस बार आपको क्या करना है? dx ओवर dt इस बार आपको कांस्टेंट करना है। क्या करना है? कांस्टेंट। तो dx ओवर dt आपका कांस्टेंट कम होगा टाइम के साथ, dx ओवर dt। यहाँ पे dx ओवर dt आपको जीरो करना था। क्या करना था? dx ओवर dt आपको जीरो करना था, ठीक। यहाँ पे कांस्टेंट करना है। तो कांस्टेंट कब होगा? कांस्टेंट कम होगा जब मैं कोई भी एक रैंडमली ऐसे सीधी लाइन बना देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये लाइन जो है आपकी नाच नहीं रही है,
स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब स्ट्रेट लाइन में इसमें देखो हर जगह पे एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये जो टाइम वाली लाइन के साथ यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल थीटा होगा। हर जगह पे आप चेक करो, थीटा एंगल, थीटा एंगल, थीटा एंगल। हर जगह पे आपका टेन थीटा क्या है, टेन थीटा आपका कांस्टेंट है। हर जगह पे टेन थीटा आपका कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, ठीक। और जब वेरी नहीं कर रहा है यानी कि वेलोसिटी आपकी dx ओवर dt क्या होता है, dx ओवर dt आपका वेलोसिटी होता है। तो यही चीज हो जाती है कि आपके बराबर वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपको नीचे का नहीं दिख रहा है तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, वेलोसिटी कांस्टेंट लिखा है बस, ठीक है। dx ओवर dt अगर आपका कांस्टेंट होगा यानी कि टेन थीटा कांस्टेंट होगा यानी कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो एक सेकंड में अगर ये 2 मीटर, इस तरह से चीजें हैं कि एक सेकंड में 2 मीटर चला, 2 मीटर, तो दूसरे सेकंड में ये 4 मीटर चलेगा। उसके बाद तीसरे सेकंड में ये 6 मीटर चलेगा, ठीक है। और चौथे सेकंड में ये 8 मीटर चलेगा। इस तरह से ही चीजें होंगी, ठीक है। बात को समझ गए। अगर हमें किसी को मतलब कांस्टेंट करना है तो सीधी सी बात है, अगर हमें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया यानी कि dx ओवर dt आपका वेलोसिटी के बराबर होता है। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, जब आपका थीटा वेरी नहीं करेगा, तब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक। अब तीसरी चीज देखो भाई, बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर कहूं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब समस्या आ गई, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब इस बार आपकी वेलोसिटी वेरी करेगी, यानी कि इस बार आपका dx ओवर dt क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी करेगा। क्या करेगा, वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। और जब कांस्टेंट नहीं होगा तो यानी कि थीटा आपका सेम नहीं रहेगा, ठीक है। सीधा वो वाला दिमाग लगाना है, यहाँ पे थीटा कांस्टेंट था, इसकी वजह से टेन थीटा आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक। dx ओवर dt आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा यानी कि टेन थीटा आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा यानी कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब बता देता हूं, इसका मतलब टेन थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक। इसका मतलब इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। बात को समझ रहे हो। देखो तीनों चीजें एक यहाँ पे बताएगी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन चाहिए तो dx ओवर dt आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल वेलोसिटी। ये देखो एक्सीलरेशन में क्या है कि वेलोसिटी समय के साथ साथ इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब एक्सीलरेशन में क्या होता क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। क्या करती है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। वेलोसिटी इंक्रीज करती है यानी कि अभी मैंने जब स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब मुझे इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना होता है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब है स्लोप को हमें इंक्रीज करवाना है। और जब मैं देख लो, इधर पे देख लो, एक्स वाई, जब मुझे वेलोसिटी को इंक्रीज करवाना है यानी कि इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा होता है,
कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे देखो, इस मूवमेंट पे बात करें तो थीटा, टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, ये रहा थीटा। इस मूवमेंट पे बात करें तो थीटा आपका क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, बीटा। ये मान लो थीटा। यहाँ पे बीटा एंगल आपका थीटा एंगल से बड़ा होगा। अगर टाइम की बात करें तो इस टाइम पे इस टाइम पे ये स्लोप इसका क्या है, ये मान लो है T1 टाइम आपका, ये T1 टाइम है, और ये है मान लो T2 टाइम। T1 टाइम पे स्लोप क्या है, T1 टाइम पे स्लोप क्या है, स्लोप है आपकी टेन थीटा। ठीक। T1 टाइम पे आपका स्लोप क्या है, टेन थीटा। और T2 टाइम पे स्लोप क्या है, टेन बीटा। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी कि जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज करता है, जैसे साइन थीटा का ग्राफ बढ़ता है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। जैसे जैसे हम लोग एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है 90 डिग्री तक, और टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, यानी कि स्लोप अगर आपका ये एंगल बड़ा है तो यहाँ पे इसकी टेन बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात क्या है, टेन बीटा आपका ज्यादा होगा किससे, टेन थीटा से। यानी कि टेन बीटा अगर आपका बड़ा होगा, इसका मतलब है कि अगर ये मान लो वेलोसिटी ऑफ बीटा एंगल बड़ी होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ थीटा एंगल से। यानी कि वेलोसिटी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती जा रही है। बात को समझ रहे हो। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे बनेगा। देखो भाई, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे बनेगा, इधर समझो। मैं छोटा सा यहाँ पे पोर्शन बिगाड़ देता हूँ, इसको अगर चाहो तो आप नोट कर, या ऊपर लिख दो, ऊपर दिख रहा है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कुछ भी आप इस तरह से बना दो। ये एक्स टी ग्राफ है, लेकिन इस तरह का सवाल पूछा नहीं जाएगा। जो मेनली पूछा जाता है वो इन्हीं से पूछा जाता है, एक, दो और तीन। इनके अलग अलग केसेस क्या रहेंगे वो भी बता दूंगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी समझो एक और ग्राफ। ये बताओ भाई किसका है, एस टी। ये किसका ग्राफ है, हर मोमेंट पे देखो यहाँ पे थीटा बड़ा है, यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे जाके थीटा छोटा हो गया। अगर यहाँ पे थीटा और बीटा की बात करें तो इस टाइम पे, जब इस टाइम पे थे तो थीटा थीटा क्या था, ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है। T1 टाइम पे स्लोप क्या थी, टेन थीटा। और T2 टाइम पे स्लोप क्या थी, T2 टाइम पे स्लोप क्या थी, टेन बीटा। इस बार आपको दिख रहा है कि इस बार आपको दिख रहा है कि टेन थीटा आपका बड़ा है किससे, टेन बीटा से। ठीक। यानी कि v वेलोसिटी एट T1, वेलोसिटी एट T1 आपकी बड़ी है किससे, वेलोसिटी एट T2 से। देखो ये चीज साफ साफ दिख रही है कि T1 पे जो वेलोसिटी है वो T2 से बड़ी है। यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब डिक्रीज होती है वेलोसिटी, जब डिक्रीज होती है तो वो किसका ग्राफ होता है, रिटार्डेशन का। किसका, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कह लो या नेगेटिव एक्सीलरेशन कह लो,
या फिर डिसिलेशन कह लो, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के लिए है। डिस्टेंस की कहूं या फिर डिस्प्लेसमेंट, आप प्लीज पीछे जाके एक काम कर लीजिए। मैं गलती से आपको बताना भूल गया कि जो भी मैंने पीछे ग्राफ बताए, पोजीशन टाइम ग्राफ, जो भी पीछे 3 ग्राफ मैंने बताई, तीनों के तीनों ग्राफ बेसिकली, चाहे डिस्टेंस की बात करूं चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, दोनों के लिए ही पॉसिबल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण समझो पहले क्या है। क्योंकि हर एक ग्राफ जो है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हर एक ग्राफ नहीं हो सकता, एक जैसे नहीं हो सकते। पहले इसको नोट कर लो भाई। नोट करने से पहले याद से पीछे जाके, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए, ये इस तरह से जो मैंने 3 ग्राफ बताए, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए पॉसिबल थे। ये भी ग्राफ आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए पॉसिबल है, दोनों पे ही वैलिड करेगा। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन समझो। जैसे कि मान लो मैं एक ग्राफ बना दूं, अ, इस तरह से, ये है आपकी डिस्टेंस और ये है आपकी टाइम। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन आप मुझे बताइए, क्यों नहीं है पॉसिबल? इसका सीधा सा रीजन है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे डिस्टेंस ये है 10, ये है 9, ठीक है, इस तरह से ये मान लो है 6, ये मान लो है 4, ये है मान लो 3, और ये है मान लो, इस तरह से डॉट 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 करके नीचे यहाँ तक 0 तक आ गए। ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो टी, जब जीरो टाइम था, टी इज इक्वल टू जब जीरो था, तब डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस को मैं एक्स लिख दूं। एक्स कितना था? 10 मीटर। टाइम मान लो कुछ बड़ा, 1 सेकेंड पे। टी इज इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड पे, ये है यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड, इस तरह से। ये मान लो यहाँ पे है मान लो 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। यहाँ पे है मान लो 4 सेकेंड, यहाँ पे है मान लो 5 सेकेंड, यहाँ पे है मान लो 6 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी कितनी होगी? 9 मीटर। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना हो गया? 9 मीटर। डिस्टेंस कितनी होगी? 9 मीटर। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितनी होगी? टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। टी इज इक्वल टू 4 पे बताइए भाई। टी इज इक्वल टू 4 पे ये हो गई 6 मीटर। अब बात ये आती है, सर ऐसे कैसे मतलब ग्राफ बन सकता है? ग्राफ तो कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है। हाँ तो चलो ठीक है, मान लिया मैंने, कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा है। हाँ, ये ग्राफ कांस्टेंट है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये वैल्यूज गलत है, लेकिन हाँ ठीक है। आप समझ गए ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, वो बात समझो। बात ये है कि जब t इक्वल टू 0 था तो 10 मीटर था, लेकिन जैसे ही t इक्वल टू 3 सेकेंड हुआ, वैसे ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस घट गई। हालांकि ये थोड़ा कॉन्स्टेंटली नहीं घट रही, लेकिन आप ये मान लो कि ठीक है, बस बात को समझो। जैसे ही ये डिक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस आपकी डिक्रीज कर रही है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि टाइम जब भी आपका इंक्रीज करता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती है हमेशा, घटती कभी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैं, ये ग्राफ तो आपका देखो भाई संभव नहीं है। ठीक। लेकिन ये ग्राफ आपका संभव है। कौन सा? ये वाला। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है। ये ग्राफ आपका पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल। पॉसिबल क्यों है? उसका रीजन ये है कि देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मान लो 10 है, थोड़ी देर के बाद 9 हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद इस टाइम पे मान लो ये 8 हो गया, इस टाइम पे मान लो ये 6 हो गया, इस टाइम पे मान लो ये इस तरह से 4 हो गया, इस तरह से डिक्रीज करता जा रहा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है भैया, डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज कर सकता है। जैसे मान लो कि ये आपका ओरिजिन पोजीशन है, ये मान लो आपकी ओरिजिन है। ठीक है। कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, इस जगह पे खड़ा हुआ था, उसने इधर पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, वो यहाँ से 10 मीटर दूर था।
अब जब वो ओरिजिन की तरफ आएगा तो धीरे धीरे, अब इसको मैंने 0 माना है, इसको मैंने 10 माना है, तो जब वो ओरिजिन की तरफ आएगा तो धीरे धीरे 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से 0 होगा जाके। जैसे जैसे टाइम, वो जिस तरह से टाइम के साथ ट्रेवल करेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा, हाँ कि ना? सॉरी। समझो, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है। लेकिन डिस्टेंस वाले केस में, अगर मैं, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, अगर यहाँ डिस्टेंस की बात करते तो भले ही ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, लेकिन तब भी डिस्टेंस यही बोलेगा कि देखो भैया, मैंने 2 मीटर ट्रेवल किया, मैंने 3 मीटर ट्रेवल किया, मैं ओरिजिन से कितना दूर हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बात को समझ गए? समझ गए कि नहीं? चलो इसे नोट कर लो भाई, नोट कर लो। एक और ग्राफ है, देखो भाई। एक ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां से देखो भाई, यहां से स्टार्ट हुआ इस तरह से, कोई भी देख के बता सकता है। सबसे पहली चीज तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ गया, वही बात हजम नहीं हुई, ठीक है, डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस आपकी कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकती, ठीक। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है। और दूसरी बात, डिस्टेंस निगेटिव में कैसे जा सकती है? ये ऊपर तो मान लो पॉजिटिव वाला सीन है, नीचे नेगेटिव में कैसे जा सकती है? ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। बात को समझ गए? ये डिस्टेंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए कह क्या रहा है वो तो समझ लो। ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा था, ये ग्राफ किसकी तरफ आया? बात को समझो, आपको चीजें जो है ना ऐसे ही एनालाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका कुछ 10 मीटर पे मान लो था, कुछ एक्स डिस्टेंस पे था या 10 मीटर पे था मान लो, ठीक। ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर दूर खड़ा था, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे। ग्राफ को ऐसे धीरे धीरे एनालाइज करना सीखो। 10 मीटर दूर खड़ा था, ठीक है। ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितना दूर खड़ा था? ये मान लो ओरिजिन है आपका, यहां से 10 मीटर दूर खड़ा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा था? 10 मीटर दूर खड़ा था, यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक। धीरे धीरे उसने किधर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया? ओरिजिन की तरफ। आपको टाइम एक्सेस नहीं देखनी, आपको एक्स एक्सेस में देखना है ग्राफ किधर जा रहा, ओरिजिन की तरफ। यानी कि इसने धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ने मूव करना किधर स्टार्ट किया? इधर की तरफ, ठीक। ओरिजिन की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम के बाद, जब कुछ टाइम हुआ, मान लो टी टाइम पे, टी टाइम पे यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो टी है। तो इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू टी। कहां तक, कहां तक? यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, ओरिजिन तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा? टी। उसके बाद इसने क्या किया कि निगेटिव एक्स एक्सिस में, निगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहीं नहीं रुका, उसके बाद ये इधर पे और मूव करना स्टार्ट कर दिया। मान लो नीचे गया ये 8 मीटर तक, -8 तक, तो ये कहां तक जाएगा? -8 तक। +10 से चालू किया। अब कभी कभी आपको ग्राफ इस तरह से भी बना के दे देगा, मान लो ये बना के दे दिया, इसमें कन्वर्ट करने को कहा कि 10 मीटर से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, ओरिजिन पे गया, उसके बाद ओरिजिन तक पहुंचने में मान लो उसको 5 सेकंड लगा, ठीक है। उसके बाद वो वहां नहीं रुका, ओरिजिन से पीछे की तरफ -8 मीटर। तो ये ग्राफ पूरा आपका इस तरह से बनेगा। बात को समझ गए? बात को समझ गए? अब देखो भाई, कुछ एक, अब ये ग्राफ तो मान लो डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड था, डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं था। अब कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो आपके दोनों के लिए ही वैलिड नहीं है। वो भी समझ लो। ग्राफ को लेके आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, यकीन मानिए। पूरा लेक्चर बस अच्छे से देखिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा मन में कि हाँ ठीक है, ग्राफ का ये क्वेश्चन नहीं हिल रहा है। अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ से कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इधर देखो भाई।
अब जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया यहाँ पे, एक्स टी ग्राफ ही बनाया। अब एक्स में चाहे डिस्टेंस ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लो, लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ बना दिया, ये सीधा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बना दी। ये ग्राफ मैंने कह दिया नॉट पॉसिबल है। क्या है? नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए ही पॉसिबल नहीं है ये, चाहे डिस्टेंस ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट। कारण क्या है? कारण देखो भाई, मान लो यहाँ पे 2 सेकंड पे ये ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था, 2 सेकंड पे, ठीक। टाइम रुका हुआ है इस बार, टाइम रुका हुआ है लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी कि टाइम इंक्रीज ही नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं यहाँ से लेके वहां तक जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम आगे बढ़ेगा ना। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गया मैं, तो कुछ ना कुछ तो टाइम इंक्रीज करेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ तो टाइम इंक्रीज करेगा ना। यहाँ पे टाइम इंक्रीज ही नहीं कर रहा। इस कंडीशन को कहते हैं इनफाइनाइट स्पीड, इनफाइनाइट स्पीड और इनफाइनाइट वेलोसिटी। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना, इनफाइनाइट स्पीड। ठीक है, बात को समझ रहे हो? एक कंडीशन इसी तरह के एक और आता है केस, ये मान लो पहला केस है। इसी तरह से एक कंडीशन और आती है, ऐसा ग्राफ बना दो या फिर ऐसा ग्राफ बना दो। ये सारे के सारे एक्स टी ग्राफ हैं, ठीक है, एक्स टी। या फिर इस तरह से ग्राफ बना दो। जब नीचे टाइम लगा हुआ हो, टाइम लगा हुआ हो, तो ग्राफ कभी भी आपका सिर्फ आगे बढ़ेगा, कभी पीछे नहीं लौट सकता। कारण क्या है? कारण उसका ये है कि टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक। टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, कभी पीछे नहीं आता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से, या फिर मान लो इस तरह से, आप एग्जाम्पल को देखो। आपने t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड है, मान लो यहाँ पे 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड का टाइम, यहाँ से आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। ये क्या बता रही कि एक ऑब्जेक्ट, मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वो डायग्राम बनाया, ग्राफ बनाया। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि एक ही टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 सेकंड पे ही, एक तो 8 मीटर पे भी था और 10 मीटर पे भी था। वही सेम ऑब्जेक्ट आपका 2 सेकंड पे ही 8 मीटर पे भी और 10 मीटर पे भी कैसे हो सकता है? या फिर मान लो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, आप यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन लगा सकते हो। एक ही टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन कैसे हो सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ सर पॉसिबल है, भगवान जी के लिए पॉसिबल है। तो बेटा भगवान जी के लिए तो ये फिजिक्स भी नहीं है। ठीक है, उनके लिए तो ये फिजिक्स से कुछ होता ही नहीं है, वो तो इन नियमों के परे हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता ये सारी चीजें, ठीक। तो उनकी बात नहीं करो, हम इंसान हैं, इंसानों के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताइए, क्या ये चीज संभव है? एक ही टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात को समझ गए? चलो इसे नोट करो, पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझो भाई। अब सारे के सारे वो वाले ग्राफ तो खत्म हो गए, ठीक है। अब जो भी बचेंगे वो सारी चीजें, पहली बात तो बचे नहीं है। अब जो भी आपके मन में डाउट्स जैसे एक दो आते हैं, तो वो जब क्वेश्चंस कराएंगे तब सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बात को समझ गए? अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है ये ग्राफ? बॉडी एट रेस्ट, सबसे पहले इसकी भी बात करेंगे, बॉडी एट रेस्ट पे लेके। बॉडी एट रेस्ट, इस बार वीटी ग्राफ है भाई, वी टी ग्राफ, ठीक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो क्या निकाल के देता था? वेलोसिटी। ध्यान रखना भाई, dx ओवर dt क्या निकाल के देता है? dx ओवर dt हमारा वेलोसिटी निकाल के देता है। और dv ओवर dt यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकाल के देगा वो एक्सीलेशन निकाल के देगा। चलो नोट करवा दूंगा अभी। बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे कब होगी? यही ग्राफ बनेगा क्या?
ये नहीं बनेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना, अगर ग्राफ को हम इस तरह से ऊपर बनाएंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ग्राफ को इसी पे ओवरलैप करके बनाना पड़ेगा, इसी पे ओवरलैप करके बनाना पड़ेगा। जब वेलोसिटी यहाँ पे देखो जीरो हो जाएगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी तभी कोई ऑब्जेक्ट आपका किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है भाई अब यहाँ पे देखो डीवी ओवर dt, ये आपकी स्लोप है। ठीक। और ये आपके क्या निकाल के देती है, एक्सीलरेशन। और डीवी ओवर ओवर dt आप यहाँ आपका जीरो है। बात को समझ गए। अगला केस समझो भाई। अगला सीन कहता है कि भाई बी बॉडी इन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, देखो कोई बॉडी है वो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब होगा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है। ग्राफ को ध्यान से समझो भाई, ये वीटी ग्राफ है। अगर गलती से आपने इस तरह से बना दिया, यानी कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। इस ग्राफ का क्या मतलब है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हमें वो चीज शो नहीं करनी है। ठीक है, बात को समझ गए। ये चीज हमें शो नहीं करनी है। इस तरह से बनेगा वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसी को अगर मुझे एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करना होता, अभी कन्वर्शन वाले और सवाल पूछे जाते हैं कि अगर इसी को मुझे एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, इस बीटी ग्राफ को मुझे एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो उसको करने का तरीका ये है कि अगर इसी ग्राफ को आपको एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो ऐसे बनेगा। ये मान लो ये आपकी है 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, हाँ तो ठीक है, इस तरह से बनेगा। बात को समझ गए। ये बीटी ग्राफ है, ये एक्सटी ग्राफ है ये एक्सटी ग्राफ है, ये दोनों एक ही ग्राफ है। इसी को कहते हैं कन्वर्जन, इसी के सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। अभी हालांकि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इनकी नहीं करेंगे तो बीटी ग्राफ की कहानी समझ में आई। ये बीटी ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कब। अब अब समझो भाई, तीसरा केस है बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे ये भी समझ लो भाई, यहाँ पे भी आपका डीवी ओवर dt क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री एंगल बना रहा ना। क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, यानी कि टेन थीटा आपका क्या होगा, टेन थीटा आपका जीरो होगा। ठीक। अगर इस तरह से थीटा बना हो तो क्या होता है, टेन थीटा आपका पॉजिटिव होता है। इस तरह से बना हो तो टेन थीटा आपका नेगेटिव होता है। ये चीज तो पता है ना। नहीं है, अभी अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। एक्सीलेशन, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेल एक्सीलेशन। ठीक। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे या ठीक है, बाद में समझाऊंगा। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा। क्योंकि ये v है, ये t है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन को आपको कांस्टेंट रखना है, यानी कि dv ओवर dt को अगर आपको कांस्टेंट रखना है,
डीवी ओवर dt यही तो आपका एक्सीलरेशन है। यानी कि एक्सीलरेशन को आपको कांस्टेंट रखना है, तो थीटा को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। थीटा को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बात को समझ गए? थीटा को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हर जगह पे देख लो भाई, थीटा आपका कांस्टेंट है। थीटा 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 ये हर जगह पे आपका कांस्टेंट है। बात को समझ रहे हो? थीटा आपका हर जगह पे कांस्टेंट है। ठीक। यानी कि डीवी ओवर dt आपका कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, और थीटा आपका कांस्टेंट रहेगा। बात को समझ गए? चलो इसे नोट कर लो पहले। कर लिया नोट? बिगाड़ दूं? बिगाड़ दूं? ठीक है। अब एक के दो केस और बचा, वो भी समझ लो। बिगाड़ने में फालतू का समय मत खर्च करो सर। वीडियो को डायरेक्टली आगे बढ़ा दो, हमें ये बिगाड़ता हुआ सीन नहीं देखना है। मेरा समय बर्बाद हो रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, इधर पे आओ। सबसे पहली चीज डीवी ओवर dt वो कांस्टेंट आ गया। अब आपका एक्सीलरेशन इंक्रीज करे। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाना है। मान लो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ। तो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। स्लोप इंक्रीज करनी चाहिए। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ तब बनेगा जब टेन थीटा आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक। यानी कि स्लोप आपका इंक्रीज करेगा। यानी कि ये जो है ना, ये इंक्रीज ही तो कर रहा है। बात को समझ रहे हो? टेन थीटा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे छोटा एंगल था, यहाँ पे जाके बड़ा एंगल हो गया, इस तरह से। बात को समझ रहे हो? अगर डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का करना है भाई, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, तो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? सब पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं वो तो जानते हैं। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा। हाँ, ये बीटी ग्राफ है, बीटी ग्राफ है, ये बीटी ग्राफ है। ठीक है। आप इसे तब तक नोट कर लीजिए, मैं तब तक थोड़ा इंक भर लूं। ये टेन थीटा आपका क्या है? डिक्रीजिंग, क्योंकि थीटा आपका डिक्रीजिंग। ठीक। थीटा आपका डिक्रीजिंग, इसीलिए आपका एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग। सर कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो नोट करो, तब तक मैं थोड़ा इंक भर लूं। दो नई नई चीजें और समझो भाई, दो दो चीजें। एक नई चीज, पहली चीज ये है कि ये और ये, यहां से लेके यहां तक, यानी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जितने भी एंगल होते हैं, जैसे जैसे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, जैसे जैसे आपका ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक एंगल बढ़ता है, वैसे टेन थीटा क्या करता है? टेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था अभी, तब मैंने 90 डिग्री तक कहा था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 90 डिग्री तक बोला था मैंने। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एंगल यहां पे पहुंच जाता है, वैसे ही ये हो जाता है नेगेटिव। क्या हो जाता है? नेगेटिव। टेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, एंड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जैसे ही बड़ा होता है, वैसे ही क्या होता है? स्लोप और टेन थीटा बिकम्स
नेगेटिव। अभी इसका काम क्या है आगे चल के समझ में आएगा, अभी एक दो एग्जांपल है दूंगा तब आपको आगे एग्जांपल में समझ में आएगा कि इसका काम क्या है। ठीक है। टेन थीटा बिकम्स नेगेटिव, यानी कि कुछ देर के बाद वो क्या हो जाता है कि अगर आपने ये 90 डिग्री तक तो कहानी ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाते रहे तब तो ठीक है कि ये एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक इंक्रीज कर रहा है, फिर जैसे ही उसमें पहुंचता है वो तुरंत ही नेगेटिव एंगल हो जाता है। ठीक है। अगर मान लो ये बीटी ग्राफ है, ये आपका बीटी ग्राफ है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, जैसे मान लो एक आपके पास बीटी ग्राफ है, बी और टी ग्राफ। मैंने बीटी ग्राफ ऐसे बना दिया। ठीक। इस ग्राफ को जरा एनालाइज करो, ये क्या कहना चाहता है, इसको समझो, जरा दिमाग लगाओ इस पे, ये कहना क्या चाहता है। ये सिंपल सी बात इतनी कहना चाहता है कि सबसे पहली चीज तो ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन है 90 डिग्री। ठीक। 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है। ये थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा है यहाँ पे, यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि या मैं कहूँ कि स्लोप, या मैं कहूँ कि स्लोप आपकी dx ओवर डी dv ओवर dt, या इसी चीज को मैं कहूँ कि एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव। देखो भाई एक ही चीज से कितनी सारी चीजें बन के आ रही हैं, समझो बात को। टेन थीटा, या फिर कहूँ कि स्लोप, या फिर कहूँ कि dv ओवर dt, या फिर कहूँ एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे ही मैंने ये चीज बड़ी की, हर जगह पे एंगल देखो है तो कांस्टेंट, अगर आप ध्यान से देखो तो है तो ये कांस्टेंट, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा है। अब अगर आप ग्राफ को एनालाइज करोगे सही से तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले वेलोसिटी कुछ थी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड थी। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये डिक्रीज करने लगी, टाइम के साथ साथ क्या करने लगी, डिक्रीज करने लगी, और थोड़ी देर बाद वो हो गई जाके जीरो। कुछ टी टाइम के बाद ये कुछ टी टाइम पे पहुंच के क्या हो गई, जीरो हो गई। इनिशियल में 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे, 0 टाइम पे, टी इक्वल टू 0 पे कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, आपकी जो एक्सीलरेट वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट की। यानी कि ये ग्राफ किसका है, जरा बताइए ये ग्राफ है किसका। ये ग्राफ है आपका रिटार्डेशन का ग्राफ। किसका है, रिटार्डेशन। ठीक। कुछ याद आ रहा है भाई। देखो एक तो ग्राफ मैंने एक एक्सीलेशन का बीटी ग्राफ पीछे बताया है। बीटी ग्राफ अगर मैं एक्सीलेशन की बात करूं तो मैंने ऐसे बताया था, थीटा वो है 90 डिग्री से कम है तो बीटी ग्राफ ये सही है। ठीक है। रिटार्डेशन का ग्राफ उसका इस तरह से बनता है। ठीक। अब इसका बात समझो, अगर मैं इसी ग्राफ को अब मैं कहूँ कि भाई कन्वर्ट करो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो कैसे करोगे। अगर इसी का आपको एक्सटी ग्राफ, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर दो भाई। यही तो है रिटार्डेशन का ग्राफ एक्सटी के लिए, है कि नहीं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप घटती जा रही है यहाँ पे, और यहाँ भी आपका स्लोप तो कांस्टेंट है लेकिन बीटी ग्राफ है। बात को समझ रहे। रिटार्डेशन का ग्राफ मैंने क्या पढ़ाया था, यही तो बताया था। एक्स टी के लिए ध्यान से देखो, एक्स टी के लिए यहाँ पे वी टी है। बात को समझ गए, समझ गए। ये छोटी सी बात थी भाई, बस इसे नोट करो। इसी तरह से एक शानदार कंडीशन और देखो भाई, बढ़िया कंडीशन, लाजवाब कंडीशन। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है। ये ग्राफ मैंने बना दिया, ये ग्राफ मैंने बना दिया। इसको एनालाइज करो भाई, ये क्या कहना चाहता है ग्राफ आपसे, इस बात को समझो जरा। ग्राफ क्या कह रहा है, सबसे पहले तो वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट की, कुछ टाइम के बाद जीरो हो गई। ठीक है। कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद मान लो
हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कैसी थी? वेलोसिटी पॉजिटिव थी। कैसी थी? पॉजिटिव थी। 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 0। उसके बाद जैसे ही टी टाइम बीता, फिर वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट की, यानी कि -2, -4, इस तरह से इंक्रीज करना स्टार्ट की टी टाइम के बाद। टी टाइम यहाँ पे मान लो टी टाइम था, उसके बाद जैसे जैसे बॉडी इंक्रीज करना स्टार्ट की। अब ये इसको देख के कुछ कहानी याद आ रही है? इसको देख के केस अगर आपको हो सके तो याद करने की कोशिश कीजिए। जब किसी बॉल को, ये अगर ये ध्यान से देखो जरा, मैंने किसी बॉल को यू वेलोसिटी यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, वो ऊपर जाएगी बॉल, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगी। ठीक, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से यहाँ तक जाके जीरो हो जाएगी। और जैसे ही वहां पे एक टाइम के बाद जीरो होगी जाके, यानी कि टी टाइम के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में से टाइम लगा जो, वो मान लो टी टाइम के बाद वो यहाँ पे, इस तरह से ग्राफ को एनालाइज करना समझो भाई। जैसे जैसे सवाल लगाओगे, ये सारी चीजें दिमाग में घूमने लगेंगी। टी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा, टी टाइम के बाद वहां जाके जीरो हो गया, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया था, टी टाइम के बाद जीरो हो गया। उसके बाद बॉल क्या करेगी? वापस आना स्टार्ट करेगी। ये डायरेक्शन इसकी कैसी थी? पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलो। ये मतलब यहाँ पे जो इधर से लेके इधर तक ये सारा सारा क्या था? पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव थी। और यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव रही। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी ने अपना रास्ता चेंज किया, वैसे ही इधर से इधर, मान लो यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक, फिर -1 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी कि नहीं? हाँ कि ना? तो ये ग्राफ वही तो बताना चाह रहा। ठीक, ठीक है। अब ये था, अगर मान लो ये, अगर हम डिस्टेंस के लिए बात करें, ये वेलोसिटी के लिए सही था, लेकिन डिस्टेंस के लिए कहें तो डिस्टेंस मना कर देगा। डिस्टेंस कहेगा कि नहीं भाई, मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं, तो ये वाला ग्राफ आपका नॉट पॉसिबल हो जाता है। नॉट पॉसिबल क्यों हो जाता है? डिस्टेंस कहता है यहां से लेके यहां तक तो सही था सब कुछ। उसने बोला मेरी स्पीड जो है वो डिक्रीज तो हो सकती है। सॉरी, स्पीड टाइम ग्राफ, आई एम रियली सॉरी, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड ने बोला मैं डिक्रीज तो हो सकता हूँ, यानी कि अगर मान लो मैं 10 पे हूँ, 10 से धीरे धीरे डिक्रीज होके मान लो मैं 0 पे तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन समस्या इतनी है कि मैं -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस स्पीड से नहीं भागूंगा। मैं कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस सीधा सा बात है कि कभी निगेटिव जब नहीं हो सकता, जीरो होने के बाद अगर उसको 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, अगर इसकी स्पीड की बात करें, स्पीड से कितना, ये तो जो मैंने वेलोसिटी बताई। अब ऊपर से जब ये गिरेगा, तो स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी क्या होगी? सबसे पहले 0 मीटर पर सेकेंड, फिर +1 मीटर पर सेकेंड, +2 मीटर पर सेकेंड, +3 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे डॉट 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 करके नीचे तक आते आते कितनी हो जाएगी? +10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड के केस में +10 मीटर पर सेकेंड होगी। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है? बात को समझ गए? यानी कि ये निगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी, हाँ, लेकिन इसमें एग्री करेगा ये। ठीक है, कुछ टाइम के बाद मान लो जीरो हो गई, उसके बाद जैसे ही वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, वैसे ही अब इसमें वो वाला सीन मत देखना भाई कि मैक्सिमम हाइट, सर ये मैक्सिमम हाइट पे ऊपर की तरफ बॉल जा रही तो ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? अगर हम एक्सटी ग्राफ बनाते तब हम देखते कि भाई बॉल ऊपर जा रही कि नीचे जा रही। अभी हमें क्या मतलब है? बात को समझ रहे हो? अभी तो स्पीड टाइम ग्राफ है ना। बात को, ये कंफ्यूजन दिमाग में मत पालना कि बॉल ऊपर जा रही है सर तो फिर ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है। ये इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। बात को समझ रहे? समझ रहे हो बात को? ये स्पीड टाइम ग्राफ समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। अब एक कंडीशन और समझो, छोटी सी, छोटी सी कंडीशन और समझो। कंडीशन क्या है? कि मान लो मैंने ऊपर से बॉल फेंक दी, ठीक, ऊपर से मैंने बॉल फेंक दी, ये कौन सी कंडीशन है? मैंने नीचे, ये भी कंडीशन आपकी
यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकी, 10 मीटर पर सेकेंड यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकी, बॉल ऊपर जाके इस तरह से नीचे आ रही है, ये वो वाली कंडीशन है। ये वाला भी बेसिकली ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रही है, ये बना लेना भाई, ये नोट कर लेना इन चीजों को, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, इसमें भी बॉल ऊपर से जाके नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक। अब मैंने एक आपको कंडीशन बताई कि भैया इसका ग्राफ बनाओ, कि मैंने बॉल को ऊपर से फेंका, ऊपर से मैंने बॉल को नीचे फेंका, ठीक। बॉल ग्राउंड पे आई, और ग्राउंड पे आके बॉल रुकी नहीं, ग्राउंड पे आके जब मैं बॉल को, किसी बॉल को नीचे फेंकोगे तो होता क्या है, कुछ टाइम बॉल नीचे यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट यानी कि रुकने के बाद क्या करती है, इस तरह से कूदती है। ये तो ज्यादा ऊंचा बना दिया, इस तरह से कूदती है, ठीक है। बात को समझ रहे हो, बॉल इसी तरह से उसका मोशन होता है कि बॉल नीचे आई, फिर कूदेगी, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, बॉल के साथ यही तो होता है। तो इसका ग्राफ बनाओ भाई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले बॉल को मैंने ऊपर से जब नीचे की तरफ फेंकूंगा तो बॉल की बताओ स्पीड डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, बताओ भाई, स्पीड बॉल की डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। बॉल को ऊपर से फेंक रहे यानी कि जीरो से बॉल की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, ठीक। उसके बाद बॉल फिर से डिक्रीज होगी एक हाइट तक, एक हाइट तक नहीं, मतलब इस बार स्पीड जो है ना, इसकी मैक्सिमम स्पीड ज्यादा नहीं बचेगी, तो एक यहां तक जाएगा। उसके बाद इस तरह से ग्राफ बनता चला जाएगा, ये पहाड़ियां सी बन जाएंगी, ठीक है। अगर मान लो मैं नीचे से बॉल को फेंकता, नीचे से अगर मैं बॉल को फेंकता, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता, इस तरह से, कि बॉल धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, उसके बाद स्पीड, मान लो बॉल को मैंने नीचे ऊपर फेंका, और ऊपर फेंकने के बाद नीचे आके मैंने कैच नहीं किया उसे, मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, बॉल जैसे ही ऊपर गई, फिर ऐसे टप 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 करके गिर गई नीचे, यानी कि नीचे आके जंप की, उसके बाद बार बार जंप करती रही बॉल, ठीक है। बात को समझ गए, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई, आ गई भाई, इसे नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ साइड में, नोट कर लो भाई इसे, कर लिया नोट, आगे बढ़े, बढ़े आगे, ठीक है। सर फिर से आपने स्किप नहीं किया, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी, भूल जाता हूँ बार बार, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, अभी समझ लो भाई। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, इधर देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास अब एक्स टी ग्राफ है, जैसे मान लो वी टी ग्राफ है, इंक तो अभी डाली थी, वी टी ग्राफ है, ठीक है। अच्छा वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है हमें, वीटी ग्राफ की स्लोप हमें पता है कि अगर वीटी ग्राफ की हम स्लोप की बात करें, जैसे कि ये मान लो वीटी ग्राफ हमने बना दिया है, इसकी स्लोप क्या देती है, इसकी स्लोप क्या देती है, टेन थीटा में क्या निकाल के देता है, टेन थीटा में निकाल के देता है क्या, एक्सीलरेशन, या फिर डीवी ओवर डी टी इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सीलरेशन निकाल के देता है, ठीक। स्लोप की कहानी तो ये हो गई। अब मैं इसकी बात करूं कि भैया इसके नीचे का एरिया क्या देता है, इसके नीचे का एरिया क्या निकाल के देता है, इसके नीचे का जो इसके ग्राफ के अंडर का एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है,
डिस्प्लेसमेंट। इस बात को ध्यान रखना भाई, आगे न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे आके चीजें काम आएंगी। इसका जो स्लोप होता है वो हमें एक्सीलेशन निकाल के देता है। इसका जो ग्राफ होता है, जो बेसिकली अंडर एरिया होता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल के देता है, यानी कि पीछे की कहानी। एक्सीलेशन आगे की कहानी और डिस्प्लेसमेंट पीछे की कहानी। ठीक है, क्यों निकाल के देता है वो भी समझ लो भाई। क्योंकि डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू ए डी टी के बराबर होता है। ठीक, यानी कि जो एक्सीलरेशन का गिर, चलो पहले इसे नोट कर लो, ये कहानी बाद में समझा रहे हैं। इसे नोट कर लो, कर लिया नोट, बात को समझ गए यहाँ पे। अब एक छोटी सी बात को और समझो इसी में, छोटी सी बात को और समझो। यहाँ पे ये क्या कहता है कि जैसे कि मान लो एक हमारा ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। जैसे मान लो ये है एरिया A1, ये बीटी ग्राफ है। ठीक है, कौन सा है? बीटी ग्राफ। ये एरिया A2 है और ये एरिया A3 है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें, इसमें जो एरिया अंडर ग्राफ आएगा वो क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपका ए प्लस का A1 माइनस A2 और प्लस A3, यानी कि जो इसके ऊपर है, जो पॉजिटिव बाई एक्सेस में है वो आपके ऐड होंगे, जो नेगेटिव बाई एक्सेस में है वो आपके सब्ट्रैक्ट होंगे। किसके केस में? डिस्प्लेसमेंट के केस में। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस सीधा कहता है भैया A1 हो चाहे A2 हो चाहे A3 हो, सारे के सारे आपके ऐड होंगे। ठीक है, अब ये वाली बात समझो भाई, ये समझ गए? ये समझ में आ गया पक्का? डिस्प्लेसमेंट में ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव वाला आपका नेगेटिव माइनस हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस के केस में सारा का सारा मटेरियल आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, सब आपका पॉजिटिव होगा। अब इसकी अगर बात करें कि भैया एरिया उसका वो क्यों देता है, जैसे कि dx ओवर dt की बात करें, dx ओवर dt क्या निकाल के देता है हमें, जरा बताइए आप। अभी मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, एक मिनट। dx ओवर dt हमें क्या निकाल के देता है भाई, बताना। ये आपको वेलोसिटी निकाल के देता है। और इंटीग्रेशन इसी की बात करें आगे हम कि dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का अगर हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। इनका एरिया जो है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो उसके अंडर में एरिया आ रहा है उसको धीरे धीरे करके इंटीग्रेट, यानी कि आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन, ऐसा हम इंटीग्रेशन में क्या करते थे, एक छोटी सी स्लिप लेते थे, फिर पूरा एरिया इस तरह से ऐड कर देते थे, वही तो चीज होती थी इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन का लेक्चर नहीं याद है तो पीछे जाके देखो, जाके इंटीग्रेशन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एरिया को हम धीरे धीरे ऐड करके पूरा इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से अगर हमें डी एक्स चाहिए है, बेसिकली मैंने ये भी कहा था कि अगर डिस्प्लेस dx ओवर dt से वेलोसिटी मिल सकती है तो v dt से, यानी कि वेलोसिटी का उल्टा प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन होता है, यानी कि v dt से हमें क्या मिल जाएगा? dx v दोबारा वापस मिल जाएगा। बस डिफरेंशिएशन में स्लोप की कहानी होती है, इंटीग्रेशन में एरिया को ऐड करने की कहानी होती है। बात को समझ गए? समझ गए भाई? क्यों इसे बिगाड़ दें आप? ठीक है, इसे बिगाड़ रहे हैं। नोट कर लो भाई अगर नहीं किया नोट तो। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बारी आ जाती है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में ज्यादा कुछ है नहीं, छोटी मोटी बातें हैं। अब बाकी जो इसमें बातें आती हैं वो होती हैं कि भाई जब चीजें कन्वर्ट करते हैं ग्राफ, एक ग्राफ से एस टी ग्राफ से बीटी, एस टी ग्राफ को बीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना, बीटी ग्राफ को एस टी ग्राफ में कन्वर्ट करना, ए टी ग्राफ में कन्वर्ट करना, तब चीजें और ज्यादा एडअप हो जाती हैं। वो सारी चीजें हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है। समझो,
एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में या तो भाई देखो, एक तो एक्सीलरेशन, देखो इसमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का वो वाला जो है ना, बॉडी एट रेस्ट वाला कंडीशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ है, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि आपने इसी के ऊपर बना दिया। ठीक। तो इससे भी एक्सीलरेशन अगर आपका जीरो हो गया, इसमें यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ, एक्सीलरेशन आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब देखो भाई, वेलोसिटी आपका जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्सीलरेशन अगर आपका जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, या तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, या तो वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड है, और या फिर क्या है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है तब भी तो आपका, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है तब भी एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, जीरो होता है। तब भी एक्सीलरेशन आपका जीरो होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह का मैंने मान लो ग्राफ बना दिया, तो आपका फिर किस्मत के ऊपर है कि वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी कि बॉडी रेस्ट पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन हाँ, हमें इसका ग्राफ मिल गया कि अगर हमें एटी ग्राफ बनाना है जहां पे वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहे, वेरिए मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर ग्राफ चाहिए है, तो वो यही होगा 100%। लेकिन ये भाई आपका जीरो वेलोसिटी का भी हो सकता है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है, बाद में इस चीज को लेके कंफ्यूजन नहीं पालना है। अब मान लो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें बी ग्राफ में, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे भाई, ये ए है, ये टी है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन की बात करें, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। वैसे इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन तब भी बता देता हूँ। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन ऐसे बनेगा। ठीक है। एटी ग्राफ यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन कैसे बनेगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन भाई ऐसे बना दो। क्या नाम है, ऐसे बना दो। हम्म, ऐसे यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन बन गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लो भाई, एक्सीलरेशन के केस में वो वेलोसिटी का केस हो जाएगा। एक्सीलरेशन के केस में एक चीज और समझो भाई, कि एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या निकाल के देता है, एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ, बताओ भाई क्या होगा, गिब्स वेलोसिटी। बात को समझ गए, समझ गए भाई, इसे नोट करो पहले। नोट कर लिया। होप करता हूँ आज की कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी, ग्राफ में कोई कंफ्यूजन बची नहीं होगी। ठीक है। बाकी अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर, इसके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा ग्राफ को लेके। ठीक है। ये मोर देन इनफ होगा। और लास्ट में तो वैसे भी इसके जेई मेंस वाले सवाल लेके आने हैं। आप भी प्रैक्टिस करते रहो, जहां से भी क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई। बाकी पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।